हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट टॉपिक अभी हमारा है सतत विकास रिपोर्ट 2020, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। तो देखिए, सतत विकास रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है और इसके अनुसार जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सूचकांक है वो क्या है, 2020 में महामारी के कारण संयुक्त राष्ट्र की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर गंभीर नकारात्मक निगेटिव इफेक्ट्स आए हैं। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो स्कोर है वो 16.92 है और उसका जो स्थान है वो 117 है। 117th पोजीशन है इंडिया की और स्कोर है 16.92। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो कौन जो है प्रकाशित करता है, तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रेस के द्वारा प्रकाशित होती है। ठीक है, देखिए ये 17 SDG 17 सस्टेनेबल जो गोल्स हैं उसमें से 10 में प्रमुख चुनौतियों का सामना करता है। ठीक है, जिसमें जो है कौन कौन सी 10 प्रमुख चुनौतियां हैं, भूख, ठीक है, और आपका अच्छा स्वास्थ्य, दूसरों के बीच लैंगिक असमानता, ये सारे जो है प्रमुख सूचकांक है इसमें। ठीक है, अगर भारत का देखें तो भारत जो है 117वें स्थान पे है, 117 जो है प्लेस पे है भारत, उसका स्कोर है 16.92। और अगर वहीं पे स्वीडन को देखें तो स्वीडन पहले स्थान पे है। तो याद रखिएगा स्वीडन जो है पहले स्थान पे है। तो स्वीडन का जो स्कोर है वो 84.72 है, 84.72 है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है डेनमार्क जिसका स्थान है 84.56। ठीक है, तीसरे नंबर पे फिनलैंड है। तो याद रखिएगा इंडिया का जो स्थान है वो 117 है और स्कोर आपका है 61.92, 61.92। ठीक है, स्वीडन पहले नंबर पे जिसका स्कोर है 84.72 और डेनमार्क जो है वो दूसरे नंबर पे जिसका स्कोर है 84.56। फिनलैंड तीसरे नंबर पे है और उसका स्कोर है 83.77। तो आपको याद रखना है कि स्वीडन जो है वो पहले नंबर पे है, डेनमार्क दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे फिनलैंड है। और जो भारत का नंबर है वो है 117वां। ठीक है, 117 स्थान पे भारत है और उसका स्कोर है 61.92। ठीक है, देखिए सूचना जोखिम सूचकांक अब देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, सूचना जोखिम सूचकांक। तो क्या है सूचना जोखिम सूचकांक, देखते हैं। देखिए हाल ही में जो संकट और आपदाओं के प्रबंधन, संकट और आपदाओं के प्रबंधन के लिए साझा जो है साक्ष्य अनुसंधान केंद्र इन्फॉर्म, क्या नाम है पूरा, इन्फॉर्म। ठीक है, क्या है, आपदाओं के प्रबंधन के लिए साझा साक्ष्य अनुसंधान केंद्र, हिंदी में है संकट और आपदाओं के प्रबंधन के लिए साझा साक्ष्य अनुसंधान केंद्र, इसको कहते हैं इन्फॉर्म। ठीक है, इन्फॉर्म जो है स्टैब्लिश किया गया है किसके लिए, संकट और आपदाओं के लिए के प्रबंधन के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए एक साझा साक्ष्य अनुसंधान केंद्र जो है बनाया गया है। ये किसकी हेल्प से बनाया गया है, ये यूएन के अंतर्गत काम करेगा। ठीक है, ये यूएन के यूरोपीय संघ के अंतर्गत कार्य करेगा। भारत में जो है 5.4 भारत का जो स्कोर है, भारत जो है किसमें, जोखिम सूचकांक में, वो भारत 31 स्थान पे है और स्कोर है 5.4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का जो है जोखिम सूचकांक में जो स्थान है वो 31वां है। भारत का जोखिम सूचकांक में स्थान कितना है, 31वां है और स्कोर है 5.4, याद रखिएगा। इन्फॉर्म क्या है, इन्फॉर्म जो है संकट और आपदाओं के प्रबंधन के लिए साझा साक्ष्य अनुसंधान केंद्र है। ये यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत काम करेगा। ठीक है, EU के अंतर्गत काम करेगा और जो भारत का स्थान है वो 31वां है और जो स्कोर है वो 5.4 है, 5.4 स्कोर है इसका। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना था, 117वां था, याद रखिएगा। और जो सूचना जोखिम सूचकांक है उसमें जो भारत का स्थान है वो 31वां है और स्कोर जो है इसका ये 5.4 है। ठीक है, अगर यहीं पे हम सोमालिया को देखें तो सोमालिया जो है टॉप करता है, सोमालिया टॉप करता है, मतलब जोखिम जो मानवीय संकट और आपदाओं के जोखिम को इंगित करता है। ठीक है, सोमालिया जो है वो 8.9 इन्फॉर्म जोखिम के साथ शीर्ष पे है, सबसे ज्यादा जो है ये शीर्ष पे सोमालिया है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल अफ्रीका 8.6 के साथ सेकेंड स्थान पे है, साउथ सूडान जो है और यमन 8.1 के साथ जो है थर्ड स्थान पे है। तो यहाँ पे जोखिम जो है ज्यादा है। ठीक है ना, जोखिम सूचकांक पे, यानी कि सोमालिया 8.9 के साथ इन्फॉर्म जोखिम के साथ जो है शीर्ष पे है, इन्फॉर्म जोखिम के साथ शीर्ष पे है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और हम देखेंगे कि कुछ प्रमुख देश है और उनका जो है सूचकांक। तो इंडिया का हमने देख लिया, फर्स्ट जो है इंडिया 31 है इंडिया का, 5.4 जो है उसका स्कोर है इन्फॉर्म पे, और सोमालिया जो है
पहला है, इंडिया 31 है, सोमालिया पहला है, 8.9 इसका स्कोर है। दूसरा आपका है केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य सेंट्रल अफ्रीकन जो आपका रिपब्लिक है वो सेकेंड स्थान पे, इसका स्कोर है 8.6। और साउथ सुडान और यमन जो है वो तीसरे स्थान पर, उसका जो है स्कोर है 8.1। ठीक है, तो समझ लीजिए भारत का स्थान है 31 और स्कोर है आपका 5.4। सोमालिया का फर्स्ट है 8.9, सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य का सेकंड है और इसका जो है 8.6 है। साउथ सुडान और यमन का थर्ड है और 8.1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है JLL द्वारा जारी क्या है, GRETI ग्रिटी बोलते हैं। ठीक है, JLL द्वारा जारी GRETI 2020 इंडेक्स, तो JLL ने ग्रिटी इंडेक्स 2020 को जारी किया है। ठीक है, तो देखिए JLL क्या है, हाल ही में जोन्स लैंग लॉसेल क्या है, जोन्स लैंग लॉसेल, जोन्स लैंग लॉसेल यानी JLL की ये 2 वर्ष में एक बार अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। क्या करते हैं, 2 वर्ष में एक बार अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। और क्या है ये, इनकी जो आपका द्विवर्षीय ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, क्या है, जो ये 2 वर्ष में ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, जिसको क्या कहते हैं, ग्रिटी, GRETI। ठीक है, ये अचल संपत्ति क्या करते हैं, ये ग्रिटी जो है अचल संपत्ति बाजार पारदर्शिता का एक अनूठा बेंचमार्क है। ठीक है, अचल संपत्ति बाजार पारदर्शिता के लिए एक बहुत ही अच्छा सूचकांक है। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें कि ये जो है विदेशी बाजारों में काम करने वाली कंपनियों के लिए एक ज़रूरी मार्गदर्शिका है। जो भी जो है कंपनीज विदेशी बाजार में काम कर रहे हैं उनके लिए एक ज़रूरी क्या है, गाइडलाइन जो है प्रोवाइड करता है, एक मार्गदर्शिका प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें 99 देशों और क्षेत्रों सहित 163 शहरों को कवर किया गया है। तो 99 जो है कंट्रीज़ हैं और 163 जो है सिटीज़ को कवर किया है। पहली जो रैंकिंग है किसमें, ग्रिटी में, कौन जारी करता है, JLL। JLL क्या है, जॉन्स लैंग क्या है, JLL जॉन्स लैंग लॉसेल। ठीक है, तो पहला जो स्थान, और ये क्या करता है, ये ट्रांसपेरेंसी किसके लिए करता है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2 साल में एक बार। UK जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो फर्स्ट स्थान पे 1.3 जो है स्कोर के साथ, सेकंड पे USA है 1.35 के साथ, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया है 1.39 के साथ और इंडिया का स्थान है 34th और 2.69 जो है 2.69 इसका स्कोर है। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट पे UK है, सेकंड पे USA है, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया है। फर्स्ट पे UK है, सेकंड पे USA है और थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया है, 34th पे हमारा इंडिया है। ठीक है, 34th पे इंडिया है 2.69 स्थान के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मिशन सागर। क्या है मिशन सागर, देखिए मिशन सागर की बात करें तो ये जो है 10 मई 2020 को भारतीय नौसेना द्वारा मिशन सागर स्टार्ट किया गया। ठीक है, कौन स्टार्ट करता है, भारतीय नौसेना स्टार्ट करती है मिशन सागर। ठीक है, ये क्या है, ये 49 दिनों के बाद मिशन सागर 28 जून 2020 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाता है। ठीक है, देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है INS केसरी। तो ये जो मिशन सागर है ये INS जो है केसरी से शुरू किया गया है। मिशन सागर INS केसरी से शुरू किया गया है और ये जो है मेन पॉइंट अगर हम देखें तो जो कोविड-19 है, कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए समुद्री जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, समुद्री जो छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं हमारे, उनकी सहायता के लिए मिशन शुरू किया गया था। मिशन सागर के लिए भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी को तैनात किया गया। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मिशन सागर के लिए INS केसरी। और मिशन सागर है क्या, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी जो है, उनकी क्या करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, कोविड-19 से उनकी हेल्प करने के लिए, चाहे दवाओं के साथ हो, ठीक है ना, और जो है आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन है, कुछ मेडिकल असिस्टेंस के साथ उनकी हेल्प करने के लिए जो मिशन सागर शुरू किया गया। हमारे जो पड़ोसी जो समुद्र में जो कुछ छोटे आइलैंड्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए ये शुरू किया गया। ठीक है, देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि कोविड-19 की वजह से पड़ोसी देशों की सहायता करनी है। पहले कैसे करनी है, दवाओं के साथ। तो दवाएं कौन सी है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ठीक है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ठीक है, ये टैबलेट्स जो है प्रोवाइड कराई गई, आयुर्वेदिक दवाएं दिया गया और मेडिकल असिस्टेंट्स टीम को भेजा गया। ठीक है, हमारे यहाँ से मेडिकल असिस्टेंट टीम गए वहाँ पे, ठीक है, और साथ में क्या है 600 टन फूड भी दिया गया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से देशों को हमने कवर किया, मॉरिशस और कोमोरोस,
कौन सी कंट्रीज है, मॉरिशस एंड कोमोरोस को जो है आयुर्वेदिक दवाओं की खेप भेजी गई, चिकित्सा सहायता टीम वहाँ पे तैनात की गई। कहाँ पे, मॉरिशस और कोमोरोस में चिकित्सा सहायता टीम तैनात की गई और आयुर्वेदिक दवाओं की खेप भेजी गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मेडागास्कर, सेशल्स, मॉरिशस, कोमोरोस द्वीप। यहाँ पे जो है कोविड-19 के लिए दवाओं को जो है उनको उपलब्ध कराया गया। तो ये हमारा पूरा क्या था, मिशन सागर। मिशन सागर किस लिए था, जो हमारे छोटे छोटे देश हैं, ठीक है ना, जो हमारे छोटे देश हैं उनको हेल्प करने के लिए, समुद्री पड़ोसी जो देश हैं उनको हेल्प करने के लिए मिशन सागर स्टार्ट किया गया। और इसका जो सबसे बड़ा योगदान है वो आईएनएस किसका है, आईएनएस केसरी का है। किसका है, आईएनएस केसरी का है। लगभग 600 टन जो है फूड भेजा गया, मेडिकल असिस्टेंस टीम भेजी गई, दवाएं भेजी गई। दवाओं में कौन सी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो देशों को दिया गया। मॉरिशस और कोमोरोस में आयुर्वेदिक दवाएं और चिकित्सा सहायता टीम तैनात की गई। मेडागास्कर, सेशल्स, मॉरिशस, कोमोरोस, यहाँ पे जो है कोविड-19 के लिए दवाएं उपलब्ध कराई गई। एक चीज और देख लीजिएगा, जो आईएनएस आपका केसरी है वो 7500 समुद्री मील की यात्रा करता है। 7500 नॉटिकल माइल की जो है डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है। अगर इसको हम किलोमीटर में देखें तो ये जो है लगभग 14,000 किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु हमने ऑलरेडी जो है कवर किया हुआ है, ठीक है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। और अगर आपको और जो है डिटेल में देखना है तो आप जो है लक्ष्य 2 में इसको मैंने कवर किया था, लक्ष्य 2 में आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है कि ये जो है 5 मई 2020 को भारतीय नौसेना द्वारा विदेश से भारतीय जो हमारे नागरिक जो विदेश में जो है फंसे हुए थे उनको जो है वहाँ से अपने देश वापस लाने के लिए एक प्रयास किया गया है, जिसको बोला गया ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, तो ये भारतीय नौसेना द्वारा 5 मई 2020 का 5 मई 2020 को स्टार्ट किया गया। इससे जो है विदेशी जो भारतीय है नागरिक उनको स्वदेश लाने की कोशिश की गई है। ये जो है पूरा जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है 55 दिनों तक चला। कितने, 55 डेज तक। कितने दिनों तक चला, 55 डेज तक चला। और 3992 लगभग 4000 सिटीजन्स 3992 सिटीजन्स समुद्री मार्ग से वापस आए। तो पहला जो है चरण था इसका वो 8 मई से 12 मई तक का जो पहला चरण है वो 8 मई से 12 मई चला। और इसमें क्या है, आईएनएस जलस्व 6 आईएनएस जलस्व और आईएनएस मगर, ठीक है, आईएनएस जलस्व से 698 जो है लोगों को और आईएनएस मगर से लेकर से 202 लोगों को, ठीक है, याद रखिएगा, आईएनएस जलस्व से 698 लोगों को और आईएनएस मगर से जो है 202 लोगों को लाया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें और कौन कौन सी जो हमारी जो शिप्स थी वो हिस्सा बनी। तो देखिए इसके अलावा भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी चुनौती ये सुनिश्चित करना था कि ऑपरेशन के दौरान जहाज पर कोई भी जो है कोविड-19 का कोई भी पेशेंट है अगर या फिर किसी को इस तरीके की जो है अगर कोई सिम्टम्स है तो किस तरीके से उसको फैलने से रोका जा सकता हो और कैसे लोगों को सेफ तरीके से भारत लाएं। तो देखिए इसमें जो है समुद्री सेतु में हिस्सा लेने वाले कुछ और पोत है जिनका नाम हम देख लेते हैं। एक तो है हमारा आईएनएस एरावत, ठीक है, पहली बात तो आईएनएस जलस्व था ही, आईएनएस मगर भी है और आईएनएस जो है एरावत, आईएनएस शार्दुल और आईएनएस मगर, आईएनएस एरावत, आईएनएस शार्दुल और आईएनएस मगर, ठीक है, जो ये जो है पोत थे जिन्होंने भाग लिया इसमें। ठीक है, अब 4 भारतीय नौसेना जहाजों ने मालदीव, श्रीलंका और ईरान कहाँ पे इस ऑपरेशन में, कौन से ऑपरेशन में, ऑपरेशन समुद्र सेतु में 4 जो है भारतीय नौसेना जहाजों ने मालदीव, श्रीलंका, ईरान से कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कितने किलोमीटर की, 23,000 किलोमीटर की यात्रा की। ठीक है, तो ये हमारा पूरा था। और नेक्स्ट हमारा है जो है रेलवे का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज। ठीक है, तो देखते हैं क्या है प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे। देखिए केंद्र सरकार ने निजी फर्मों को अपने नेटवर्क पर पैसेंजर ट्रेनों को संचालन की अनुमति दे दी है। मतलब अपने नेटवर्क पर, यानी कि केंद्र सरकार के नेटवर्क पर उन्होंने परमिशन दे दिया है कि जो निजी जो है आपके निजी जो फर्म है यानी कि पब्लिक जो फर्म्स हैं वो जो है गवर्नमेंट के यानी कि सेंट्रल के नेटवर्क पर अपने पैसेंजर ट्रेनों का संचालन करा सकते हैं। समझ में आई बात। जो केंद्र सरकार है उसके नेटवर्क पे जो पैसेंजर के कौन जो है प्लेटफॉर्म चला सकते हैं, पैसेंजर ट्रेन चला सकते हैं, ये निजी जो है आपके फर्म है। निजी मतलब प्राइवेट, ठीक है, जो प्राइवेट हाथों में है वो जो है पैसेंजर ट्रेन चला सकते हैं सरकार के नेटवर्क पर। ठीक है, ये एक प्रतीकात्मक कदम है। ये एक जो है कैसा प्रतीकात्मक कदम है, इसमें जो है
एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक कदम है कि अब जो है कुछ चीज़ें जो है गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने वाली है। ठीक है, नीति आयोग रेलवे स्टेशनों, नीति आयोग ने पहले ही जो है ये कर दिया था कि जो है एक ऐसी व्यापक कार्ययोजना बनाया था जिसके फलस्वरूप जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास या उसके निकटतम जो स्थान है वहाँ पर समावेशी विकास की परिकल्पना जो है नीति आयोग ने कर दी थी। यानी कि वहाँ से और उसके साथ क्या है, उसके साथ जो है प्राइवेट जो आपका प्राइवेट निवेश है ना, जो निजी निवेश है, प्राइवेट निवेश है, उसको आकर्षित करने की कोशिश की थी। कहाँ पे? रेलवे स्टेशनों के निकटतम स्थानों पे। ठीक है ना, रेलवे स्टेशन के आसपास के एरियाज को डेवलप करने के लिए वो समावेशी विकास की जो है प्रावधान जो है एक नीति आयोग ने किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है केंद्र सरकार 2023 तक निजी ट्रेनों का संचालन करेगी। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें कि केंद्र सरकार का लक्ष्य क्या है कि 2023 तक निजी ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए भारत जो है अमेरिका, चीन और रूस, ठीक है, इंडिया जो है आफ्टर अमेरिका, चाइना एंड रशिया जो है सबसे बड़ा जो नेटवर्क है रेल का वो भारत के पास है। तो इंडिया जो है चौथे नंबर पे है। अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद इंडिया 4th नंबर पे है रेल नेटवर्क के मामले में। ठीक है, 13 लाख एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं और लगभग 2.5 करोड़, ठीक है, कितने, लगभग 2.5 करोड़ जो यात्री हैं वो रोज़ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करते हैं। अब निजीकरण क्या है, हमने देखा कि एक निजीकरण की तरफ सांकेतिक कदम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में उठाया है। निजीकरण क्या है कि सरकारी निवेश वाली संस्था या संगठन का स्वामित्व निजी हाथों में, यानी कि जो भी जो है गवर्नमेंट जो सेंट्रल जो है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे जो है निजी हाथों में दे दिया जाए, इसको निजीकरण कहते हैं। और निजीकरण से कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां भी होती हैं। तो क्यों निजीकरण करना है? प्रतिस्पर्धा के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना। क्या करना है? प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जब निजी कंपनीज रहेंगी तो वो इन्वायरमेंट क्या होगा, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएगा और इसके माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा। रख रखाव, आधुनिकरण और तकनीकों की कमी, ठीक है, जो रख रखाव है, आधुनिकरण है और तकनीकी जो है टेक्नोलॉजी है उसकी कमी है अभी। जब निजीकरण हो जाएगा तो ये जो है सारी चीज़ें बूस्ट अप हो जाएंगी। ठीक है ना, लेट लतीफ़ी वाला जो सिस्टम है वो भी जो है बंद कर दिया जाएगा। अव्यवस्था जिस तरीके से है वो अवस्था को जो है व्यवस्थित कर दिया जाएगा। सुरक्षा, स्वच्छता, फूडिंग, लॉबिंग, ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से की जाएंगी। ये पॉजिटिव्स हैं। बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार हो जाएगा, रोजगार सृजन हो जाएगा, गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा। लेकिन निगेटिव्स क्या हैं? निगेटिव्स भी हैं इसके कुछ, जैसे सामाजिक न्याय के लिए भय। अब जो प्राइवेट कंपनीज होंगी, प्राइवेट के हाथों में जब चीज़ें दी जाएंगी तो ऐसा नहीं है कि वो पब्लिक जो है समाज के लिए, उसके न्याय के लिए कोई काम कर रही हो। ठीक है, तो ऐसा है सामाजिक न्याय के लिए वो काम नहीं करेगी, अपने प्रॉफिट के लिए ज़्यादा उसका मोटिव प्रॉफिट होगा। निजी कंपनी में विदेशी कंपनी की साझेदारी के कारण सुरक्षा कब है? जो निजी कंपनीज होती है उसमें जो स्टेक होता है वो बाहर की कंपनीज का भी होता है, उनकी भी हिस्सेदारी होती है, इससे जो है सुरक्षा का एक भय बना रहेगा। सार्वजनिक हितों की अनदेखी हो सकती है। ठीक है, तो सार्वजनिक जो हित है उसकी अनदेखी की जा सकती है। और सार्वजनिक उत्तरदायित्व की भावना का अभाव, तो बिल्कुल सार्वजनिक उत्तरदायित्व की भावना कहाँ होगी उनके अंदर, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा है मोपला विद्रोह। ठीक है, मोपला विद्रोह क्या है देखते हैं। देखिए 2021 में 100वीं वर्षगांठ मनाई गई मोपला विद्रोह का। ठीक है, केरल के मालाबार तट पर खिलाफत आंदोलन के समय जो है किसान आंदोलन, मोपला जो है क्या थे, एक मुस्लिम किसान थे। कहाँ पे? केरल के मालाबार तट पे ये मुस्लिम किसान थे और वहाँ पे हिंदू जमींदार थे। तो जमींदार के शोषण के विरुद्ध उन्होंने अपना आंदोलन जो है स्टार्ट किया था। खिलाफत आंदोलन ने भी जो है मोपला जो है विद्रोह का साथ दिया स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हिंसक होने लगी तो खिलाफत आंदोलन जो है इनका साथ जो है छोड़ देती है। ठीक है, तो क्या होते हैं, ये सपोर्टर्स होते हैं मोपला जो है किसके? खिलाफत आंदोलन के। जो है मोपलाज होते हैं वो खिलाफत आंदोलन के साथ होते हैं और ये किसान आंदोलन होता है। ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम क्या होता है? पहली बात तो विदेशी शासन है उसको भगाना है। हिंदू जमींदारों के विरुद्ध जो है, क्योंकि मैंने बताया कि जो किसान थे वो मुस्लिम थे और जो हिंदूज थे वो जमींदार हुआ करते थे, तो उनके ऑपरेशन, उनके जो है क्या कहते हैं, शोषण के विरुद्ध जो है एक तरीके का ये आंदोलन था। साहूकारों के विरुद्ध एक आंदोलन था और 22 छोटे मोटे आंदोलन होते रहे। बहुत लंबे समय तक मोपला आंदोलन चला। ठीक है, 22, लेकिन 21 अगस्त 2019 जो अगस्त 1921 में 1921 में अगस्त 1921 में मोपला रिबेलियन हुआ। किसमें? मुस्लिम जो है, मेन मुद्दा क्या था, किसान मुस्लिम थे और जमींदार हिंदू थे। क्यों थी?
जो लगान की दर थी वो बहुत ऊँची थी। नजराना डिफरेंट तरीके का नजराना पेश करना होता था, तो एक तो लगान इतनी ऊँची और फिर नजराना तो कहाँ से अफोर्ड कर पाते जो किसान लोग थे, ठीक है। तो वो जो है बहुत परेशान थे इस चीज़ से। दूसरा क्या है, राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध, तो ये जो है थोड़ा सा और मजबूत हो चुके थे। इनका जो संबंध था वो सीधे राष्ट्रवादी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था उससे था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये मोपला, अब आपको जानना क्या है कि जो मोपला विद्रोह है उसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई 2021 में। मोपला कहाँ पे है, क्या हुआ था, 1921 जो है 1921 में ये जो है स्टार्ट हुआ था मोपला आंदोलन, मतलब मेन जो है आंदोलन हुआ था मोपला विद्रोह। अदरवाइज ये तो 22 आंदोलन पहले भी बहुत सारे हो चुके थे। तो ये चीज़ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर न्यूज़ सेंटर मत्स्य संपदा, ठीक है। फिशरीज और एक्वाकल्चर न्यूज़ सेंटर मत्स्य संपदा का जो है क्या किया गया है, संस्करण का लॉन्च किया गया है। मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर न्यूज़ सेंटर, ठीक है। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर न्यूज़ सेंटर, ठीक है। देखते हैं, देखिए पहला संस्करण इसका लॉन्च किया गया है मत्स्य संपदा का। मत्स्य संपदा क्या है, एक तरीके का जो है एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए है, ताकि ये लोग जो फिशरीज के फील्ड में जो किसान हैं वो क्या करें, वो अवेयर रहें, ठीक है। तो ये केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह ने 20 जून 2020 में मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर को जो है एक्वाकल्चर न्यूज़ जो है आपका न्यूज़ लेटर, एक्वाकल्चर न्यूज़ लेटर यानी मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च कर दिया। किसने लॉन्च किया, केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने। और कब लॉन्च किया, 30 जून 2020 को। क्या लॉन्च किया, मत्स्य संपदा लॉन्च किया। मत्स्य संपदा क्या है, समाचार पत्र के एम क्या है इसका, एम ये है कि समाचार पत्र के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से मत्स्य विभाग मछुआरों और मछली किसानों को जानकारी प्रदान करेगी, ठीक है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विषय में जानकारी, मत्स्य पालन और जलीय कृषि जो है किस तरीके से की जा सकती है उसके विषय में जानकारी देंगे। डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, कौन सी नई टेक्निक्स का यूज़ करना होता है और कैसे जो है करें कि फिशिंग इंडस्ट्री को हार्म भी ना हो, क्योंकि ट्रॉलिंग वगैरह होती है तो बहुत ही लार्ज स्केल पे जो है बड़े बड़े जो आप देखते होंगे कि जो नेट होते हैं उसमें मछलियाँ फंसाई जाती हैं। ऐसे बड़े बड़े ट्रॉलर्स होते हैं जो अंदर समुद्र के अंदर डाल दिए जाते हैं और वो जो है छोटी बड़ी सारी मछलियों को निकाल के बाहर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, मछलियों में ब्रीडिंग नहीं होती और वहाँ जो है बिल्कुल मछली जो है खाली हो जाता है। छोटी भी मछली आ जाती है, बड़ी भी मछली फंस जाती है, तो ब्रीडिंग होगा ही नहीं और वो एरिया जो है बिल्कुल खाली सा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करना है, शिक्षित करना है उनको कि किस तरीके से जो है आगे जो है डेवलपमेंट के साथ जो है चीज़ों को जो है व्यापार के जो है परक बनाया जा सके, ठीक है। देखिए इसमें है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY में 20,050 करोड़ का निवेश किया गया है। 20,050 करोड़ का निवेश किया गया है। मई 2020 में स्टार्ट होगा ये, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि मई 2020 में शुरू किया गया और इस योजना के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र में जिम्मेदार और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य रखा जाएगा, जो एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में आगे मदद करेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी ही जनरेशन इसी चीज़ में हमें सब जो है सारी फिशरी को कर लेना है, हमें जो है उसको मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर लेना है, मैक्सिमम हमें उससे लाभ ले लेना है। आगे की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें जो है ये पूरा जो सिस्टम है उसको आगे बढ़ाना होता है। इसको कहते हैं सस्टेनेबल, मतलब भविष्य की अगली पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए अपनी जो है वातावरण को और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें चीज़ों को डेवलप करना, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इस योजना में इसके तहत 5 इसमें कट गया, देख लीजिएगा। इस योजना के तहत 5 वर्षों में 55 लाख रोजगार, 5 वर्षों में 55 लाख रोजगार को सृजित करना और प्रति वर्ष अतिरिक्त 7 मिलियन टन मछली उत्पादन करने का लक्ष्य है। हर ईयर 7 मिलियन टन मछली उत्पादन का लक्ष्य है। कितना, 7 मिलियन टन मछली उत्पादन का लक्ष्य है और 5 वर्षों में 55 लाख रोजगार जो है तैयार करना, ठीक है, उसको रोजगार सृजित करना, इसका ये लक्ष्य है। अब देखिए सेना में महिलाओं की स्थायी कमीशन, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। सेना में महिलाओं का स्थायी कमीशन, परमानेंट कमीशन टू द वुमेन इन द आर्मी। क्या है ये देखिए जुलाई 2020 में भारतीय सेना ने एक बयान जारी किया और इसमें कहा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन, SSC बोलते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन पर आई जो महिलाएं हैं अब उन्हें परमानेंट कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो वीमेंस हैं उनको परमानेंट कमीशन अब दे दिया जाएगा। देखिए
उसे परमानेंट कमीशन दे दिया जाएगा। और ये जो है, जो हमारी जो भारतीय सेना ने ही का बयान नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फरवरी 2020 में इस तरीके की बात कही कि जो फीमेल्स हैं, जो वीमेंस हैं, उनको जो है परमानेंट कमीशन दिया जाए। ठीक है, मेन जो है पॉइंट क्या है देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट है वो 3 महीने में आर्मी में स्थायी कमीशन, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने में जो वीमेंस हैं उनको आर्मी में स्थायी कमीशन जो है दिया जाए। ठीक है, और जो है ऐसा नहीं कि सबको, जो इस विकल्प को चुनती हैं, जिसको स्थायी कमीशन चाहिए, उनको दिया जाए। ठीक है, युद्ध अभियानों के लिए स्थायी नियुक्ति की इजाजत अभी भी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, युद्ध जो है आपका युद्ध अभियानों के लिए अभी स्थायी जो है नियुक्ति की इजाजत अभी नहीं है। ठीक है, फैसले के पहले 14 साल एसएससी, जो पहले क्या था, ये जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसके पहले 14 साल एसएससी के पुरुष जो है उनको स्थायी कमीशन, मतलब 14 इयर्स पहले भी जो आर्मी में जो है रह चुके हैं, 14 साल तक शॉर्ट सर्विस कमीशन में सेवा जो दे चुके हैं, उन पुरुषों को ही स्थायी कमीशन का जो है उनके पास विकल्प था, वही जो है स्थायी कमीशन में आ सकते थे। वायुसेना और नौसेना में, ठीक है, वायुसेना और नौसेना में पहले ही जो फीमेल्स हैं, यानी कि महिलाएं हैं, जो स्थायी कमीशन उनको मिल रहा है। ठीक है, पहले ही वायुसेना और नौसेना में मिल रहा है, यहाँ पे भी स्थायी कमीशन में आने की, उनको जो है जगह देने की मांग की जा रही है। देखिए, परमानेंट कमीशन क्या है, ऑफिसर स्टिल जो है आपका रिटायरमेंट। परमानेंट कमीशन में जो है ऑफिसर तब तक रहते हैं जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं हो जाता, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 ईयर्स के लिए होता है, उसको 14 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जॉब नहीं हो सकती। विमेन कैन वर्क टिल रिटायरमेंट। अब जो है जब शॉर्ट सर्विस कमीशन को हम जो है परमानेंट कमीशन उनको हम जो है देंगे, उनको अधिकार देंगे कि वो परमानेंट कमीशन यानी कि लॉन्ग टाइम तक वो जॉब कर सकें, तो जो विमेंस भी होंगी वो भी रिटायरमेंट के एज तक जो है जॉब कर पाएंगी। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे जो है, देखिए ये वो विभाग है जिसमें महिला जो है ताउम्र पूरी लाइफ नौकरी कर सकती हैं। कौन कौन सा है, आर्मी है, एयर डिफेंस है, सिग्नल्स है, इंजीनियरिंग है, आर्मी एविएशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स है, मैकेनिकल इंजीनियर्स है, आर्मी सर्विस कॉर्प्स है, इंटेलिजेंस कॉर्प्स है। ठीक है, जज है, एडवोकेट जनरल है, आर्मी जो है एजुकेशनल कॉर्प्स हैं। इन सारे विभागों में अब जो है जो महिला अफसर हैं उनको पहले से ही परमानेंट कमीशन उपलब्ध था, तो इन सारी जगहों पे पहले ही परमानेंट कमीशन जो है पहले से ही था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है जलवायु लचीला बुनियादी जो है ढांचे की आवश्यकता। तो ये बुनियादी ढांचा है, ढांचे की आवश्यकता। तो ये नीड फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है क्लाइमेट रेजिलिएंट, मतलब होता है कि कोई प्राकृतिक आपदा आई तो भी उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके हिसाब से भवन या फिर जितने भी चीज़ें जो बनी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना जितनी भी हैं, वो इस हिसाब से हो कि प्राकृतिक कोई आपदा आती है उसको झेल सके। ठीक है, तो इसमें जो है असम की बाढ़ की बात की गई है। असम की बाढ़ में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जो है असम की बाढ़ ने, जो नीति निर्माताओं को ढांचागत विकास के बारे में सोचने के लिए जो है मजबूर कर देता है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि आसाम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, असम स्टेट, ये है आपका असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको कहते हैं असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसमें जो है असम की बाढ़ की वजह से 2313 गांव नष्ट हो गए। ठीक है, 1,10,000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई। परिवहन नौ संचार नेटवर्क का तो पूछना ही नहीं है, जो नौ संचार जो नेटवर्क है, जो परिवहन है, वो सब ध्वस्त हो गया। स्वास्थ्य प्रणाली भी बहुत बुरी तरीके से बाधित हुई। सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए, प्रौद्योगिकी में निवेश, टेक्नोलॉजी में जो है निवेश करना। ठीक है, आपदा जो है निकासी रणनीतियाँ। और नेक्स्ट हमारा क्या है, राहत कार्य, बहुत जो है लार्ज स्केल पे राहत कार्य किए गए। सिविल सोसाइटी का सहयोग, तो कोई भी काम तब तक पूरा नहीं होगा, सिर्फ गवर्नमेंट के एक तरीके से एक ही पक्ष में काम करने से काम नहीं होता है, जब तक सिविल सोसाइटी उसमें हेल्प नहीं करती तो काम आगे नहीं बढ़ पाता। नेक्स्ट हमारा है भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन। क्या है, भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन, चेतावनी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भारतीय जलवायु अवसंरचना निर्माण। ठीक है, भारतीय जलवायु अवसंरचना निर्माण। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने जो है उठाएं। और कुछ आपदाएं जो जैसे
अम्फान है वो वेस्ट बंगाल में। फेनी कहाँ पे आया था ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो अम्फन जो है कहाँ पे आया था, वो वेस्ट बंगाल में आया था। आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, तो देखिए क्या है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI। याद रखिएगा क्या है, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन। तो एक गठबंधन बना है, आपदा रोधी एक बुनियादी ढांचा है, उसके लिए गठबंधन तैयार किया गया है, एक कोएलिशन बना है। पीएम जो है, पीएम ने न्यूयॉर्क में अमेरिका में जो है इसको लॉन्च किया। पीएम ने कहाँ पे, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसे लॉन्च किया है। ये जो है पूरी हमारा जो है ये हमने कवर किया। नेक्स्ट हमारा जो है वो है नागर शैली। तो क्या है ये नागर शैली, देखिए नागर शैली एक मंदिर निर्माण की जो है शैली है। क्या है, मंदिर निर्माण की शैली है। और जो है 3 तरीके के जो है शैलियाँ होती हैं, ठीक है। साउथ में जो है अलग तरीके से होता है, और जो है हमारे नॉर्थ में नागर शैली होता है, ठीक है। तो देखिए अयोध्या में जो हमारा भव्य मंदिर बन रहा है, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नागर शैली के अनुसार किया जाएगा। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली उत्तर भारत में पाई जाती है, ठीक है। तो नागर शैली जो है कहाँ पे, उत्तर भारत में पाई जाती है। विशेषता क्या है, देखिए विशेषता है ऊंची वेदी। वेदी मतलब होता है जगत। जैसे मान लीजिए ये है, तो ये प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जो है मंदिर जो है बनाए जाएंगे, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मंदिर बनेगा, ठीक है। तो जो है आपका वेदी होता है वो ऊंचा होता है, ठीक है। अभी मैं इसमें फिगर से भी मैं आपको समझा देती हूँ। गर्भगृह के सामने मंडपों का निर्माण, तो मान लीजिए ये जो है ये वेदी बन गया, और इसके ऊपर एक गर्भगृह, मतलब सैंक्टम सैंक्टोरम इसको बोलते हैं इंग्लिश में, सैंक्टम सैंक्टोरम, जहाँ पे भगवान जी की जो है छवि होती है, भगवान की मूर्ति होती है। तो इस मूर्ति की जो है चारों तरफ एक मंदिर है, मंदिर में एक मूर्ति है, ठीक है। तो इसके सामने जो है मंडप, यानी कि एक हॉल होगा। मंडप मतलब क्या होता है, एक हॉल होता है। हॉल होता है ना कि मंदिर के सामने जहाँ पे जो है भगवान की मूर्ति रखी होती है, उसके सामने एक हॉल होता है जहाँ पे लोग बैठ के प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो गर्भगृह तथा मंडपों के ऊपर शिखर, तो जो गर्भगृह है मतलब ये आपका जो गर्भगृह है, उसके ऊपर का शिखर जो है सबसे ऊंचा रहेगा। उसके बाद इसके अगल बगल में भी जो है बहुत सारे टेम्पल्स होंगे, इधर भी होंगे टेम्पल्स, इधर भी होंगे कुछ टेम्पल्स, लेकिन इसका जो शिखर है वो इतना ऊंचा नहीं होगा, इसका शिखर इतना ऊंचा नहीं होगा, ठीक है। देखिए नोट्स में क्या हम देखेंगे, विस्तृत चहर दीवारी प्रवेश द्वार नहीं होते। जैसे जो है साउथ में अगर हम चले जाएं तो साउथ में ऐसे बहुत बड़ा सा एक वो होता है, चहर दीवारी होती है, ठीक है, बाउंड्री होती है, और यहाँ पे गोपुरम मतलब मेन गेट होता है। लेकिन इंडिया में नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं देखा जाता। नॉर्थ इंडिया में आप देखिए चहर दीवारी जो है जल्दी कहीं मिलती ही नहीं है एक्चुअली। मंदिर जो है नागर शैली में चहर दीवारी नहीं होती है, गेट नहीं होता, गोपुरम नहीं होता है, ठीक है। गर्भगृह के चारों ओर एक रिक्त स्थान होता है, और जैसे होता है ना कि जैसे मान लीजिए ये गर्भगृह है, यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति लगी है, तो एक चारों तरफ उसके चारों तरफ यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ ऐसे चारों तरफ एक खाली जगह होती है। तो क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं ना भगवान जी का, जो ये मंदिर होता है उसके चारों तरफ एक जगह होती है। आप हनुमानगढ़ी इस तरीके कहीं जाएंगे तो जो गर्भगृह है उसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए एक पाथ बना होता है, एक रिक्त स्थान होता है। कलश क्या होता है, कलश जो है आपका जो प्रदक्षिणा, रिक्त स्थान क्या होता है, रिक्त स्थान को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, और कलश जो है टॉप वाला जो होता है वो कलश होता है, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पे मैंने रफ बना दिया है, देखिए ये जो है प्लेटफॉर्म है, ये रेज्ड प्लेटफॉर्म है आपका, ये आपका हो गया गर्भगृह, ये क्या है गर्भगृह है, ठीक है। ये रेस प्लेटफॉर्म है और ये आपका गर्भगृह है, ठीक है। रेस प्लेटफॉर्म और गर्भगृह, यहीं पे जो है भगवान की मूर्ति रखी हुई है यहीं पे, और ये जो है चारों तरफ ये जो खाली स्थान है, ये हम लोग ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, परिक्रमा करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके चारों तरफ ऐसे ऐसे, ठीक है। अब गर्भगृह के ऊपर देखिए सबसे ऊंचा जो शिखर होता है वो सबसे ऊंचा होता है, देखिए इतना ऊंचा है ये, जो इसको क्या कहते हैं, शिखर बोलते हैं, इसको गर्भगृह बोलते हैं, इसको शिखर बोलते हैं, इसको अमलक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमलक, ठीक है। और सबसे टॉप पे जो है उसको कलश बोलते हैं ठीक है, क्या बोलते हैं, कलश बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे टॉप पे जो कलश होता है ना, सबसे ऊपर जो है मंदिर के ऊपर देखिए तो ऐसे कुछ बना होता है, वो कलश उसको बोलते हैं, और ये जो है ऐसे होता है जो उसको अमलक बोला जाता है, ये शिखर है आपका, ठीक है। और इधर भी जो है कुछ टेम्पल्स में कुछ 2-3 जो है और चीज़ें होती हैं यहाँ पे टेम्पल्स, आप कभी अगर गए होंगे किसी टेम्पल में तो इस तरीके की संरचना आपको देखने को मिलती है। इसको जो है मंडप बोलते हैं, इसको तो हम क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, इस वाले को जो इससे छोटा है इसको हम मंडप बोलते हैं, और इसको अर्ध मंडप बोलते हैं, ठीक है, अर्ध मंडप बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। प्लेटफॉर्म हमने देख ही लिया। हिंदू मंदिर में मूल रूप में समानता, तो हिंदू जो मंदिर है उसमें मूल रूप में क्या समानता पाई जाती है, देखिए वास्तु संरचनाएं, जो गर्भगृह है, मैंने बताया जो गर्भगृह है वो सब में जो है गर्भगृह होता ही है जहाँ भगवान होते हैं।
एक मंडप होता है, ठीक है, मंडप होता है, ये शिखर हो गया और उसके बगल में एक मंदिर है, उसके ऊपर का ये मंडप है और यहीं पे एक अर्ध मंडप भी होता है, ठीक है। शिखर होगा, वाहन होगा, वाहन क्या होता है, जैसे एक भगवान है, ठीक है, तो उनका वाहन जो होता है उसी के सामने, उन्हीं के जस्ट सामने जो है एक वाहन होता है, ठीक है, यहीं पे एक उनका वाहन होता है। जैसे देखा होगा कभी शंकर भगवान की जो मंदिर होती है उन्हीं के आसपास कहीं नंदी जरूर होते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके का होता है। राष्ट्रीय टिप्पणियां हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ध्रुव क्या है, तो आईआईटी बॉम्बे ने स्वदेशी रिसीवर चिप जो है ध्रुव तैयार किया। तो ध्रुव क्या है, स्वदेशी रिसीवर चिप है। क्या है ध्रुव, स्वदेशी रिसीवर चिप है। देखिए ये क्या है, स्थानों या मार्गों को खोजने में हेल्प करेगा। क्या करेगा ध्रुव, देखिए ध्रुव जो है, ध्रुव तारा का नाम सुना होगा आपने ना, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। नॉर्थ जो है, नॉर्थ मतलब उत्तर की दिशा को वो इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो ध्रुव है आप उससे कनेक्ट कर लीजिएगा। ध्रुव जो है क्या है, जो स्थान है उनके मार्गों को खोजने में हेल्प करता है। स्मार्टफोन या नेविगेशन सिस्टम्स में ये लगाया जा सकता है। जैसे नाविक, अब इंडिया के में अगर देखें तो नाविक जो है, ठीक है, वो क्या है, इंडिया जो है नेविगेशन सैटेलाइट है। नेविगेशन सैटेलाइट है इंडिया के लिए। नाविक क्या है, नेविगेशन सैटेलाइट है इंडिया के लिए। और जीपीएस क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो जो है अमेरिका का है। तो हम लोग बहुत बार जीपीएस यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। 4 धाम परियोजना देख लेते हैं। देखिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, तो 4 धाम परियोजना किसने स्टार्ट किया, जो है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 26 मई 2020 को, ठीक है, 26 मई 2020। 4 धाम संपर्क योजना, इसमें क्या होगा, चंपा, ठीक है, चंपा में 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया। तो चंपा में क्या किया, 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया। तो सुरंग का कितना लंबाई है, 440 मीटर जो है मीटर, ठीक है, 440 मीटर। तो देखिए इससे क्या होगा कि ये है क्या, देखिए जो 440 मीटर लंबी सुरंग है उसके थ्रू क्या होगा कि ऋषिकेश, धारसू और गंगोत्री का डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। ऋषिकेश, धारसू और गंगोत्री का डिस्टेंस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से समय की बचत हो जाएगी। 4 धाम क्या है, ऑल वेदर एक्सप्रेसवे है, ठीक है, किसी भी वेदर में ऑल वेदर एक्सप्रेसवे है, एक रोड है उत्तराखंड में, ठीक है, एक हाईवे परियोजना है 4 धाम। 4 धाम तीर्थ स्थलों को एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना इसका मेन एम है। 10 से 15 मीटर चौड़ी 2 लेन की राष्ट्रीय राजमार्ग बनाई जाएगी इसमें। ये था हमारा। नेक्स्ट हमारा है गिनीज बुक में दर्ज जनगणना, ठीक है, किसकी, बाघों की जनगणना। तो 2018 में जो बाघों की जनगणना हुई उसको गिनीज जो है बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। क्यों, देखिए कैमरा ट्रैपिंग हुई थी यहाँ पे, और ये जो है कैमरा के जरिए जो है जनगणना की गई, जिसको कैमरा ट्रैपिंग कहा गया है, ठीक है, कैमरा ट्रैपिंग कहा गया। दुनिया का ये सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण हुआ, ठीक है, ये सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण ये हुआ, इसलिए इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको स्थान मिल गया, ठीक है। ये क्या है, 4th जो है चक्र है, जिसमें चौथी बार जनगणना चक्र है, जिसमें 2967 बाघ, टोटल कितने बाघ मिले इंडिया में, 2967। याद रखिएगा, ये जो है आंकड़ा ऐसे पूछ लेता है कि कितने बाघ टोटल इंडिया में मिले, तो 2967, ठीक है। 2967 बाघ विश्व के, ये जो 2967 बाघ हैं वो विश्व के 75% भाग जो बाघ हैं वो इंडिया में ही हैं। 75% ऑफ द जितने बाघ हैं वर्ल्ड में वो जो है इंडिया में है, ठीक है। ये चौथा सर्वेक्षण था। कैमरे को 141 विभिन्न क्षेत्रों में, कहाँ पे, 141 विभिन्न क्षेत्रों में, और 26,800, ठीक है, 38 स्थानों पर लगाया गया। 141 विभिन्न क्षेत्रों में और 26,838 स्थानों पर लगाया गया। फ्रूट ट्रेन देख लेते हैं क्या है। देखिए भारत की पहली फ्रूट ट्रेन 2 फरवरी 2020, कब, 2 फरवरी 2020 को जो है फ्रूट ट्रेन जो स्टार्ट की गई। ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, कहाँ से, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से जो है कहाँ जाएगी, आंध्रपुर के अनंतपुर में एक स्टेशन है जिसका नाम है ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन। आंध्रपुर के अनंतपुर में ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से ये जाएगी जो है आपका कहाँ पे, मुंबई जो में जो पोर्ट है जिसका नाम है JNP, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। वहाँ से ये जो है एक फलों की खेप को ईरान लेके जाएगी। कहाँ ले जाएगी, ईरान ले जाएगी, ईरान याद रखिएगा। और ये वातानुकूलित कंटेनर्स में है, ताकि जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जो पेरिशेबल चीज़ें होती हैं जो जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए, ठीक है, सब्जियां हो गई, तो वो जो है ख़राब ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है महाराष्ट्र में वधावन बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी, ठीक है। तो महाराष्ट्र में वधावन जो बंदरगाह है उसकी स्थापना को मंजूरी दे दी गई है 5 फरवरी 2020 को,
किसके मॉडल पे? लैंडलॉर्ड मॉडल पे। लैंडलॉर्ड मॉडल पे बधावन बंदरगाह के निर्माण, जो बधावन बंदरगाह का जब निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद टॉप 10 कंटेनर बंदरगाहों वाले देशों में भारत शामिल हो जाएगा। ठीक है, जितने जो है कंट्रीज हैं तो उसमें टॉप 10 कंटेनर वाले देशों में भारत जो है शामिल हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, JLN पोर्ट है वो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और ये जो पोर्ट है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और यूपी के लिए मुख्य बंदरगाह है। ठीक है, मेन पोर्ट यही है इन सारे स्टेट्स के लिए। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चेनाब पे। ठीक है, तो याद रखिएगा चेनाब पे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, रेलवे जो सबसे ऊंचा पुल जो है वो क्या है? वो रेलवे पुल है। ये जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पे सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ये क्या करेगा? ये कनेक्ट करेगा कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ इंडिया से। ठीक है, कश्मीर, हमारी कश्मीर जो वैली है उसको जो है जो भारत का अन्य भाग है उससे जो है कनेक्ट करने में मदद कर देगा। पुल की ऊंचाई कितनी है? 400 ये जो ऊंचाई है वो 467 है, 467 मीटर है। ठीक है, और अगर नदी के तल से ऊंचाई देखें तो 359 मीटर है। 359 मीटर है नदी के तल से और 467 मीटर ऐसे ऊंचाई है पुल की। चीन के बेपीजियांग नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी नदी है? बेपीजियांग नदी। तो चीन में एक नदी है बेपीजियांग नदी, उस पर जो है दुनिया का अब तक का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है उसकी ऊंचाई है 275 मीटर, 275 मीटर। और हमारी कितनी है? हमारी है 467 मीटर। ठीक है, 467 मीटर। ये बारामूला और श्रीनगर को उधमपुर, कटरा, काजीगुंड से के जरिए जम्मू से जोड़ देगा। ये क्या करेगा? बारामूला और श्रीनगर को उधमपुर, कटरा और काजीगुंड के जरिए जम्मू से जोड़ देगा। बारामूला को जम्मू से जोड़ देगा, बारामूला और श्रीनगर को जो है उधमपुर, कटरा, काजीगुंड के जरिए जम्मू कश्मीर से जोड़ देगा। ठीक है, जम्मू से जोड़ देगा। विस्फोट और तूफान रोधी गुणों के साथ यह जो है सिग्नल प्रणाली जो है इसमें लगी होगी। तो इस तरीके से इसको बनाया गया है कि अगर कोई आपदा आती है तो भी उसको वो झेल सकती है। विस्फोट हो जाए, मतलब देखी गई कि किसी भी तीव्रता का विस्फोट हो एक सर्टेन लिमिट तक उसको वो झेल पाएगी। भूकंप रोधी है ये। और जो है सिग्नल प्रणाली भी इसमें लगाई जाएगी। दिसंबर 2020 तक कश्मीर को ट्रेन सेवाओं से जोड़ दिया जाएगा। कब तक? कश्मीर जो है दिसंबर 2020 तक। ठीक है, कश्मीर को ट्रेन सेवाओं से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये हमने अभी तक कवर किया। नेक्स्ट जो है वीडियो में हम और जो है चीज़ें कवर करेंगे जो नेशनल इशूज़ में अब कुछ ही चीज़ें बची हुई हैं राष्ट्रीय टिप्पणी में, तो वो हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।